हेलो यस माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बेटा, हम लोगों ने लास्ट अपने कल वाले लेक्चर में कंप्लीट किया था एनसीईआरटी रीडिंग अप टू पॉलिनेशन। ठीक है, इसमें एक चीज मैं आपको बताना भूल गई थी। उसमें यहाँ पर बेटे आपको ये वाला डायग्राम नजर आ रहा है, दिस डायग्राम। अभी 2024 के पेपर में ये वाला डायग्राम आया था और इसमें पूछा गया था कि ये क्या है। ठीक है, तो ये जो हेडिंग दे रखी है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो जितनी भी हेडिंग्स हैं वो सारी आप लोग अच्छे से देख लेना, डायग्राम में क्या क्या दे रखा है। कोई भी डायग्राम कभी भी किसी भी टाइम पर कैसा भी पूछा जा सकता है। ओके ना। सो स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे भाई आज बिल्कुल फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, बेटा प्लीज सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो। ओके, सो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं अबाउट द पॉलिनेशन। यहां तक हमने ये पूरा पॉलिनेशन पढ़ लिया था। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपना, दैट इज ये हमारा वाटर पॉलिनेशन कंप्लीट हुआ था। ठीक है, सो आज हम लोग अपना ये स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सो स्टार्ट करते हैं। Majority of flowering plant use a range of animals as pollinating agent. Bees, butterflies, flies, beetle, wasp, ants, moth, bird, sunbird and hummingbird, जो छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं, ठीक है, वो इन्वॉल्व होती हैं यहाँ पर पॉलिनेशन में। एंड बैट्स आर द कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट। सो अगर आपको ध्यान हो बेटा तो मैंने इनमें से सारा कंटेंट, ये जितने भी हैं मैंने सभी आपको लिखवाए हुए हैं नोट्स के अंदर, इनमें आप लोग देख लेना। ऑल ऑफ दीज एजेंट्स दे आर बायोटिक वन। ठीक है, सो नॉन बायोटिक जो एबायोटिक है हमारी, दैट इज द विंड एंड द वाटर। बाकी जो बायोटिक फैक्टर हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हमारे सारे यहाँ पर एनलिस्ट किए गए हैं। ओके ना। among the animal insects particularly bees, जो bees होती हैं वो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होती हैं, आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। even larger animals such as some primates, arboreal tree dwelling rodents or even reptiles and garden lizard have also been reported as a pollinator in some species. So ये वेरी करता है कि डिफरेंट स्पीशीज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। Often flower of animal pollinated plants are specially adapted for a particular species of animal. इसका एक एग्जाम्पल है फिग एंड वैस्प का, तो वो भी आएगा, उसको हम लोग आपको आगे बताएंगे। ठीक है ना। इवन ये हमारा क्लास 12th में भी जब हम लोग म्यूचुअलिज्म पढ़ते हैं तो वहां पर भी आता है कि जो फिग है वैस्प है, दोनों आपस में एक साथ ही सरवाइव कर सकते हैं, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर सकते हैं। जो फिग का प्लांट होता है उसमें क्या होता है, जो फ्रूट बेसिकली पॉलिनेशन है वो कौन करवाएगा, वैस्प करवाएंगे। और जो वैस्प होते हैं उनको क्या करना होता है, जो एग ले करने के लिए एक सेफ प्लेस चाहिए होती है, तो वो फिग का प्लांट उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। सो दोनों आपस में एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। सो मेजोरिटी ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज। बेटे ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेगनेंट एंड रिच इन नेक्टर। क्योंकि यहाँ पर देखो भाई, नेक्टर जरूर चाहिए इंसेक्ट को, तभी तो वो उसके पास आ पाएगा। तो वही तो होता है कि पॉलन रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो अगर कोई नेक्टर, जितना ज्यादा नेक्टर होगा उतने ज्यादा से ज्यादा इंसेक्ट वहां पर अट्रैक्ट होंगे, उतने जाएंगे, उसको कंज्यूम करेंगे और पॉलिनेशन करवाने में हेल्प करते हैं। तो जितने भी इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो काफी ब्राइट कलर के होते हैं, काफी अच्छी खुशबू आ रही होती है उनमें। ओके ना। When the flowers are small, a number of flowers are clustered in an inflorescence to make them conspicuous. जैसे एक छोटा सा गेंदे का फूल देखा है ना, उसमें जो छोटे 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 स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो सिंगल एक फ्लावर, बहुत सारे फ्लावर मिलकर के पूरा स्ट्रक्चर बना होता है, तो वो क्लस्टर पूरे इन्फ्लोरेसेंस का होता है। ठीक है। सो एनिमल्स आर अट्रैक्टेड to the flower by color and or fragrance. The flower pollinated by flies. बट इनको ध्यान से, ये जितनी लाइन्स हैं इनको ध्यान से, जो फ्लावर है पॉलिनेटेड बाय द flowers pollinated by flies and beetle secrete foul odor to attract these animals. ठीक है, तो जो हमारे फ्लावर हैं जो फ्लाई से या बीटल से पॉलिनेटेड होते हैं, वो उनको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं जो थोड़ी सी ओडर स्मेल आती है। ओके ना। टू सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड टू द एनिमल्स। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर। नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स। इससे भाई क्वेश्चन बन सकता है, इस लाइन को ध्यान से देख लेना। ठीक है। फॉर हार्वेस्टिंग
For harvesting the reward from the flower, the animal visitor come in contact with the anther and the stigma. The body of the animal gets a coating of pollen grain, which are generally sticky in animal pollinated flower. So the body of an animal get a coated of pollen grain, which are generally sticky in animal pollinated flower. When the animal carrying pollen on its body come in contact with the stigma, it brings about pollination. So I think this is very much clear to all of you. काफी इजी लाइंस हैं. अगर आपको कोई डाउट लगे बेटा एक बार इसको ध्यान से रिपीट कर करके एक बार इसको पढ़ना, अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा. ठीक है. So in some species, floral rewards are in providing safe place to lay egg. जैसे मैंने अभी आपको बताया था, in some species floral rewards are in safe place. तो अगर हम लोग floral rewards की बात करें तो हमारा क्या क्या है? That is first one is a nectar, second one is a pollen consumption and third one is a safe place to lay their eggs. So इसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पे भाई. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को ध्यान से लर्न करना. Tallest flower, that is the Amorphophallus. ठीक है. The flower itself is about 6 feet in height. इसका जो फ्लावर है वो 6 feet height पर प्रेजेंट होता है. सबसे बड़ा फ्लावर है Amorphophallus. आई थिंक बेटा सबको पता होगा Amorphophallus हम किसको बोलते हैं? That is Jamaicantha. Okay, a similar relationship exists between a species of moth and yucca, moth and the plant yucca, where both species, ये भी अंडरलाइन कर लेना. सिमिलर यहाँ से बेटा क्वेश्चन बन सकते हैं आपके. ठीक है. तो मॉथ एंड प्लांट, यूका प्लांट में जो मॉथ है वो पॉलिनेशन करवाता है. मॉथ एंड द प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर. मॉथ क्या करता है? डिपॉजिट देयर एग इन द लॉक्यूल्स ऑफ ओवरी. ठीक है. जो फ्लावर की ओवरी है उसके लॉक्यूल्स के अंदर वो अपने एग को ले करेगा. इन गेट, ये जो मॉथ है वो क्या करवाता है? इस यूका प्लांट के अंदर पॉलिनेशन करवाता है. सो जो लार्वा ऑफ द मॉथ है कम आउट ऑफ द एग एज द सीड्स स्टार्ट्स डेवलपिंग. जैसे जैसे सीड स्टार्ट डेवलप होना, हमारा काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसको flowering plant or any other available to you: cucumber, mango, people, coriander, papaya, onion, lobia, cotton, tobacco, rose, lemon, eucalyptus, banana. Try to find out which animal visit them and whether they could be a pollinator. You will have to patiently observe the flower over a few days and at different times of the day. You could also try to see whether there is any correlation in a characteristic of a flower to the animal that visit it. Carefully observe if any of the visitor come in contact with the anther and the stigma, as only such visitor can bring about pollination. Okay, so यहाँ पर ये हमारा एज सच बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ. ठीक है. जिनको हम लोग आगे अभी हम पॉलन रॉबर्स के इसमें भी पढ़ेंगे. So many insects may consume pollen and the nectar without bringing out pollination. Such floral rewards are referred as pollen nectar और nectar robbers. ठीक है. ये कौन से होते हैं बेटा? कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ इस तरीके से मतलब पॉलिनेटर्स होते हैं जो आएंगे प्लांट्स के पास, नेक्टर भी कंज्यूम कर लेते हैं, पॉलन भी कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन प्लांट के साथ धोखा कर देते हैं. धोखा कैसे करेंगे? उनका पॉलिनेशन नहीं करवाते. तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर टू बी known as pollen और nectar robbers. ठीक है. So ये हमारा इंपॉर्टेंट लाइन थी यहाँ पर, जितनी अभी मैंने बताई है आपको. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना, दैट इज द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. So स्टार्ट करते हैं बेटा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. सो मेजॉरिटी ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर. हर्माफ्रोडाइट फ्लावर का मतलब क्या होता है? दैट इज द मोनोइशियस. ठीक है. जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं. तो ये कैसे होते हैं? जो बाइसेक्सुअल, ओके ना, बाइसेक्सुअल, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उसको हम लोग कैसे बोलते हैं? हर्माफ्रोडाइट. सो हर्माफ्रोडाइट बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें, सो फ्लावर एंड पॉलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. ओके. सबसे पहला आएगा यहाँ पर कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन. दिस इज फर्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइस. बेसिकली जब हम लोग आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ते हैं तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन को थोड़ा सा प्रिवेंट करने की ज्यादा कोशिश की जाती है, मतलब ऑटोगैमी को प्रिवेंट करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि
ऑटोगैमी से जेनेटिक वेरिएशन कॉज नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर बार बार कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन होता जाएगा तो उससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ओके ना। सो फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। जितना ज्यादा से ज्यादा क्रॉस पॉलिनेशन होगा उतना ज्यादा वेरिएशन कॉज होगा, जो हमारी डाइवर्सिटी, हमारी इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ओके ना। In some species, pollen release and stigma receptivity are not synchronized. This is second outbreeding devices. Either the pollen is released before the stigma become receptive, or stigma become receptive much before the release of a pollen. In some other species, the anther and the stigma are placed at different positions so that the pollen cannot come in contact with the stigma of a same flower. So both these devices prevent autogamy. So देखो इसके अंदर क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये पूरा हमारा, तो इसमें बेसिकली क्या चीज होती है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनमें कुछ केमिकल रिलीज हो रहे होते हैं कि अगर कोई पॉलन ग्रेन, कोई राइट टाइप का पॉलन ग्रेन है, वो जाएगा स्टिग्मा के पास, तो श्योरली वहां पर स्टिग्मा उसको रिकॉग्नाइज करेगी। रिकॉग्नाइज करने के बाद में पॉलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होगा, रिजल्ट इन अ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो उससे क्या होगा, वहां पर जर्मिनेशन नहीं होता है, ओके ना। अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो बार बार इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। तो यही सब चीजें होती हैं जिसको हम कह सकते हैं कि ये जो पूरे मेथड है, बोथ दीज डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी। सो ऑटोगैमी को जितना ज्यादा से ज्यादा प्रिवेंट किया जाए उतना ज्यादा बेटर होता है। Third device to prevent the inbreeding is the self-incompatibility. This is genetic mechanism and prevents self-pollen from the same flower or the other flower of a same plant from fertilizing the ovule by inhibiting pollen germination or pollen tube in a pistil. तो ये हमारा वही compatibility का है सारा, कि जो भी compatibility होती है जैसी मैच होगी तो वहां पर pollen grain का germination होगा, pollen tube बन जाएगी, ओके ना। नेक्स्ट वन, दैट इज अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रोडक्शन ऑफ अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है कि जितने ज्यादा से ज्यादा यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा सेल्फ पॉलिनेशन को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो इफ बोथ द मेल एंड फीमेल फ्लावर आर बोर्न ऑन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन अ सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज, ठीक है। ये एग्जांपल याद कर लेना, लाइक ये कौन से हैं, मोनोइशियस। मोनोइशियस का मतलब क्या होता है, एक प्लांट बॉडी है। लेट सपोज ये कोई एक प्लांट बॉडी है, दिस इज वन प्लांट बॉडी। इस एक प्लांट बॉडी पे सपोज ये कोई कुछ फ्लावर यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है ना। सपोज ये कुछ फ्लावर यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, कुछ फ्लावर है बेटा जो फीमेल फ्लावर है, कुछ फ्लावर है जो मेल फ्लावर है। तो एक ही प्लांट बॉडी पे मेल और फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट है। इस टाइप की कंडीशन को हम लोग मोनोइशियस बोलते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज मोनोइशियस। और अगर आप देखो ये एक प्लांट, इसमें सारे फ्लावर जितने भी हैं वो सारे फीमेल फ्लावर हैं, ठीक है। और ये एक प्लांट, इसमें जो फ्लावर्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कैसे हैं, ऑल आर द मेल फ्लावर। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, दिस इज डायोशियस। तो दोनों में डिफरेंस होता है, मोनोइशियस एंड डायोशियस, ओके ना। सो इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जिटेनोगैमी। तो मोनोइशियस है तो उसमें हम ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर सकते हैं बट जिटेनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर सकते। इन सेवरल स्पीशीज लाइक पपाया, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट दैट इन each plant is either male or female. This condition prevent both autogamy and जिटेनोगैमी। तो ये सब मैंने आपको अपने नोट्स में बेटा लिखवा दिया है, इसको एक बार आप लोग ध्यान से देख लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके ना। Now proceed to the pollen pistil interaction. Pollination does not guarantee the transfer of right type of a pollen, that is the compatible pollen of a same species as the stigma. Often pollen of a wrong type either from other species or from the same plant, it is self incompatible. तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेटर कभी भी ये कोई गारंटी नहीं देता है कि कोई भी सेम अगर स्पीशीज का पॉलन है वो सेम स्पीशीज के दूसरे स्टिग्मा पर जाकर के लैंड करे, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ओके ना। सो अगर वो कंपैटिबल होगा तो जर्मिनेशन होगा पॉलन ग्रेन का, अगर कंपैटिबल नहीं होगा तो जर्मिनेशन नहीं होता। So the pollen has the ability to recognize the pollen. The pistil has ability to recognize the pollen whether it is of right type or the wrong type. अगर वो right type है तो pistil accept, promote and self pollination event that lead to the fertilization. अगर wrong type का है तो pistil क्या करेगी, उसको बेटा reject करेगी और pollen tube का formation नहीं होता, ठीक है।
The ability of the pistil to recognize the pollen followed by acceptance or rejection is a chemical dialogue between a pollen and a pistil. तो जब भी pollination होता है तो उस टाइम पे जो pollen grain land होता है स्टिग्मा में, तो पिस्टल से और pollen grain में दोनों में एक केमिकल डायलॉग चल रहे होते हैं, एक केमिकल डायलॉग होता है। वो कैसे होता है, क्योंकि जो pollen grains है वो कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, उन केमिकल्स को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, वो सारी की सारी जो आप कह सकते हो जो कंप्लीट पावर है वो किसके पास होती है, स्टिग्मा पिस्टल के पास होती है। So this dialogue is mediated by the chemical component of a pollen interacting with those of the pistil. It is not in a recent year that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil component in the interaction leading to the recognition followed by the exception or the acceptance or rejection. As mentioned earlier, following compatible pollination, pollen grain germinate on the stigma to produce pollen tube through one of the germ pore. तो जो pollen tube है अगर वो राइट टाइप का होगा तो germ pore से वो ग्रोथ कर जाएगा, ठीक है ना। So the content of pollen grain move into the pollen tube. जो भी कंटेंट pollen grain के अंदर है, मतलब मेल गैमेट्स हैं, वेजिटेटिव सेल्स हैं, वो सब कहाँ मूव कर जाएंगे, pollen tube के अंदर मूव कर जाएंगे। pollen tube grow through the tissue of the stigma and style reaches to the ovary तक पहुंचेगा। Now इसके बाद में ये हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। You would recall that in some plant pollen grain are shed at two celled condition. दो सेल कंडीशन कौन सी होती है, एक वेजिटेटिव होगा और एक जनरेटिव होगा। जब एसिमेट्रिकल माइटोसिस होती है उसके बाद में दो सेल बनेंगे, एक लार्ज सेल और एक स्मॉलर साइज सेल। तो जो वेजिटेटिव सेल है वो तो नॉर्मल है, जनरेटिव सेल आगे जाकर के पिस्टल के अंदर ही, मतलब पॉलन ट्यूब के अंदर ही अपनी माइटोसिस कंप्लीट करके मेल गैमेट को फॉर्म करेगा। तो उसमें कैलोज का हमारा बहुत सारा एक इंपॉर्टेंट वर्क होता है। कैलोज की हेल्प से क्या होता है कि वहां पर कैलोज प्लग, मतलब दो एरिया बन जाते हैं, एक होता है एक्टिव एरिया और एक होता है इनएक्टिव एरिया। तो जो इनएक्टिव एरिया है उसके अंदर तो कुछ नहीं होगा, बट जो एक्टिव एरिया होता है उसके अंदर माइटोसिस होकर के मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। So vegetative and a generative cell. In such cell, the generative cell divide and form two male gametes during the growth of a pollen tube in the stigma. In plant which shed at three celled condition, इसमें कौन सी कंडीशन है, एक वेजिटेटिव होगा और दो मेल गैमेट्स होते हैं। So pollen tuber carry two male gametes from the beginning. Pollen tube after reaching the ovary enter the ovule through the micropyle and then enter one of the synergid through the filiform apparatus. तो ये मैंने आपको बता दिया, कहीं से भी एंट्री हो, ठीक है, कोई भी एंट्री हो, बट वो जो एंट्री होगी वो हमेशा कहां से होगी, माइक्रोपाइल से ही होगी। और उसके बाद वो एंटर करेगा सिनर्जिड के पास। सिनर्जिड के पास प्रेजेंट है फिंगर लाइक एपरेटस नोन एज फिलिफॉर्म एपरेटस। वो क्या करते हैं, पोलन ट्यूब को गाइड करने में हेल्प करते हैं। सो मेनी रिसेंट स्टडी हैव शोन इन द फिलिफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर ऑफ अ सिनर्जिड गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। बट दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ डार्क कर रही हूँ उसको। All these events from pollen deposition on the stigma until pollen tube enter the ovule are together referred as pollen tube interaction. तो ये pollen tube interaction, pollen pistil interaction मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में आपको नोट्स में बताया है कि सबसे पहले क्या होता है, जो pollen tube है वो एंटर करेगा कहां पर, जो पोर है मतलब माइक्रोपाइल किसी भी उसमें, ठीक है, और फिर उसके बाद में एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एंट्री होती है उससे आगे क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। तो यही हमारा होता है, दैट इज द pollen pistil interaction. As pointed out earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by the promotion or inhibition of a pollen. The knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating pollen pistil interaction even in a incompatible pollination to get desired hybrids. Okay. You can easily study pollen germination by dusting some pollen from flower. By dusting some pollen from flower such as pea, chickpea, crotalaria, balsam, vinca on a glass slide containing a drop of sugar solution about 10%. ठीक है, तो आप कोई भी pollen grain को जो है उसको कहाँ रखो, स्लाइड के ऊपर रखो, ठीक है। डस्टिंग मतलब यही है पॉलिनेशन, ठीक है, उसको स्लाइड के ऊपर रखो और उसके ऊपर क्या करना है, 10% हमें शुगर, जो शुगर है उसका सॉल्यूशन हमें डाल देना है। 15 से 30 मिनट के बाद आप ऑब्जर्व करोगे तो स्लाइड अंडर द लो पावर माइक्रोस्कोप यू आर लाइकली टू सी पोलन ट्यूब कमिंग आउट ऑफ द पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन्स है उनके अंदर से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती हुई नजर आती है, ठीक है ना।
A breeder is interested in crossing different species and are often gendered to combine desirable character to produce commercially superior variety. ठीक है, तो अब ये यहाँ पर आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. आर्टिफिशियली जो हम लोग आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज करवाते हैं वो हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है. इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट. इसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में सब कुछ लिखवा दिया था. 5 स्टेप होते हैं हमारे इमैस्कुलेशन, उसके बाद बैगिंग होता है, उसके बाद डी बैगिंग होता है, उसके बाद डस्टिंग होता है, उसके बाद रीबैगिंग होता है. ठीक है ना. सो इन क्रॉस पॉलिन experiment it is important to make sure that only the desired pollen are used for the pollination and the stigma is protected by the contaminant. Okay na. This is achieved by the emasculation and bagging technique. If the female parent bear bisexual flower, अगर कोई plant है उसमें bisexual flower है तो हमें सबसे पहले उसमें क्या करना होगा, removal of anther from the floral bud before the anther dehiscence due to a pair of forceps is necessary. फोर्सअप लेनी है. जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसके अंदर से जितने भी हमारे एंथर है वो सारे के सारे रिमूव कर देने हैं, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंप्लीटली रिमूव कर देना है. तो क्या बच जाएगा, वो हमारा सिर्फ फीमेल फ्लावर बच जाएगा. उस फीमेल फ्लावर, ये जो हमारा स्टेप है, इस स्टेप को हम लोग इमैस्कुलेशन बोलते हैं. अब इसको हमें क्या करना है, इमैस्कुलेटेड फ्लावर जो है उसको कवर करना है सुटेबल बैग से, ठीक है, या फिर बटर पेपर, यूजुअली बटर पेपर से, टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ द स्टिग्मा विद द अनवांटेड पॉलन, ताकि कोई दूसरा पॉलन आकर के उसमें ना चला जाए, ताकि पॉलिनेशन ना हो जाए. ठीक है ना. सो ये प्रोसेस हमारा क्या होता है, दिस इज नोन एज बैगिंग. जब स्टिग्मा बैग कर दिया, अटेन रिसेप्टिविटी, मैच्योर पॉलन ग्रेन कलेक्ट करो फ्रॉम द एंथर ऑफ अ मेल पेरेंट एंड डस्ट करो उसको स्टिग्मा के ऊपर. तो पहले इसके बाद में इमैस्कुलेशन, बैगिंग कर दिया, फिर डी बैगिंग करा, फिर डस्टिंग करा. डस्टिंग का मतलब क्या है, आपने उसको पाउडर, जो येलोइश पाउडर है, जो पॉलन ग्रेन्स है, उनको आपने कहां पर डाल दिया, स्टिग्मा के ऊपर डाल दिया. ये सारा प्रोसेस बेटा कब होगा हमारा, ये सारा प्रोसेस होता है जब फ्लावर बड स्टेज के अंदर होता है. ठीक है, ये कब होगा, जब फ्लावर बड स्टेज के अंदर होगा. अब इसके बाद में एंड द फ्लावर आर रीबैग्ड एंड द फ्रूट्स अलाउड टू डेवलप. ठीक है, तो जब हमने डस्टिंग कर दी, डस्टिंग करने के बाद हम उसको दोबारा से रीबैगिंग कर देंगे और उसके बाद में आप देखोगे कि वहां पर बढ़िया से एकदम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हो चुका होगा. इफ अ फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो वहां पर इमैस्कुलेशन की कोई जरूरत नहीं होती है. सो फीमेल फ्लावर बड आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन. फ्लावर के ओपन होने से पहले आप उसको बैग कर दो. द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, पॉलिनेशन इज कैरिड आउट बाय द डिजायर्ड पॉलन एंड फॉलो. जो प्रोसेस था सेम आप वो कर सकते हो. ठीक है ना. तो ये मैंने बहुत डिटेल में बेटा आपको अच्छे से समझाया है. नोट्स में आप लोग एक बार देख लेना, आपको सारी चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी. Now next one, that is the double fertilization. After entering one of the synergid, the pollen tube release the two male gamete into the cytoplasm of a synergid. One of the male gamete move toward the egg cell and fuse in the nucleus, thus completing the syngamy. तो जो फर्स्ट मेल गैमेट है वो एग सेल के साथ फ्यूज करेगा, जिससे होगा syngamy, जाइगोट का फॉर्मेशन. दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट. द अदर मेल गैमेट वो क्या करेगा, दो पोलर न्यूक्लियाई जो सेंट्रल सेल में उनके साथ फ्यूज करेगा और उसके साथ क्या बनाएगा, पेन बनाएगा, दैट इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. एज दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन. क्योंकि एक बार में यहाँ पर फ्यूजन में सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों हो रही है, इसीलिए इस पूरे फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन. ठीक है ना. जो अब सेंट्रल सेल जहां पर पेन बना है, वो जो पूरा सेल है वो पहले लार्जेस्ट सेल था, सेंट्रल सेल, अब हम उसको क्या बोल देंगे, दैट इज नोन एज पैक, नोन एज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म व्हाइल जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो. ठीक है. तो ये मैंने डबल फर्टिलाइजेशन में आपको डिटेल में सारी चीजें बताई हैं. इसके बाद मैंने आपको पूरा ये बताया था कि हमारे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं. ये शेप बेटा पूछी जाती है, इसको सीक्वेंस से लर्न कर लेना, इनको देख लेना कौन कौन सी शेप्स यहाँ पर होती हैं. मैंने आपको इसको बहुत ज्यादा अच्छे से डिटेल में बताया है कि कौन से सस्पेंसर सेल होते हैं, हॉस्टोरियल सेल्स के बारे में बताया है, हर एक का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन बताया है, कौन कौन सी चीजें आगे जाकर प्लांट के कौन कौन से पार्ट को फॉर्म करने में इन्वॉल्व होती हैं. ठीक है ना. So next start with the post fertilization, that is the structure and the event. So following double fertilization event of the endosperm and embryo development, maturation of an ovule into seed and ovary into fruits. So ये मैंने आपको ऑलरेडी मेरे नोट्स के अंदर सब कुछ लिखवा रखा है कि जो हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है उसके अंदर क्या क्या होता है. एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो डेवलप होगा फ्रॉम द जाइगोट, इसके साथ साथ यहाँ पर जो ओवरी है वो कन्वर्ट होती है फ्रूट के अंदर, एंड जो ओव्यूल्स हैं उनका कन्वर्जन होता है बेटा सीड्स के अंदर. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर अबाउट द एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट बाय द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो पैक है डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म अ
ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यूज, जो एंडोस्पर्म है वो कैसा होगा 3N, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो प्लॉइडी होती है वो कैसी होती है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर फिल्ड विद द रिजर्व फूड मटेरियल, इसलिए हम बोलते हैं ना कि एंडोस्पर्म जो है दैट इज न्यूट्रिटिव वन एंड आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ अ डेवलपिंग एम्ब्रियोज. In the most common type of the endosperm development, pen undergoes successive nuclear division to give rise फ्री न्यूक्लियाई. तो ये मैंने आपको दो तरीके से बताई थी, एक होती है हमारी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन और दूसरी हमारी होती है दैट इज द सेल्यूलर एंडोस्पर्म, ठीक है. सो दिस स्टेज ऑफ द एंडोस्पर्म इज नोन एज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेल्यूलर. तो ये हमारा है, दिस इज द सेल्यूलर एंडोस्पर्म. सो नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई, so number of free nuclei formed before cellulation varies greatly. यहाँ पर ये एग्जांपल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं. द कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट दैट यू आर फेमिलियर विद इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. इट इज मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ द न्यूक्लियाई एंड द सराउंडिंग व्हाइट कर्नल इज द सेल्यूलर एंडोस्पर्म. दैट इज द व्हाइट कोपरा, जो एडिबल पार्ट होता है वो किससे बना है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म. सो एंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड और by the developing embryo, like example pea groundnut beans before seed maturation, or it may persist in the mature seed castor and coconut and can be used during seed generation. So split one seed of castor, pea, groundnut, fruit of coconut and look for the endosperm in each case. Okay ना. सो ये हमारा इंपॉर्टेंट है बेटे, यहाँ पर ये डायग्राम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो ये वाला डायग्राम है दिस इज अ मोनोकॉट, ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके ना. सो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना दैट इज द एम्ब्रियो. सो एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड. जो माइक्रोपाइलर एंड पे जाइगोट है वो धीरे धीरे करके एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है. एम्ब्रियो एट अ माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड. मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ द एंडोस्पर्म इज फॉर्म. This is an adaptation to provide assured nutrition to the developing embryo. Though the seed differ greatly, the early stage of the embryo that is known as embryogeny are similar in both monocot and dicot. Monocot हो चाहे dicot हो, दोनों में जो early stage होती है वो embryo की same होती है, बाद में जाकर धीरे धीरे change होती है, ठीक है ना. Both monocot and dicot depict the stage in the embryogeny in the dicot. So the zygote give rise to the proembryo. प्रोएम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो बनने से पहले वाली जो स्टेज होती है उसको हम लोग प्रोएम्ब्रियो बोलते हैं, जहां पर रेडिकल हो गए, आपके प्लीम्यूल्स हो गए, आपके कॉटिलिडन्स हो गए, वहां पर हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते इन सभी पार्ट्स को अलग अलग. एंड सब्सिक्वेंटली यहाँ पर क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, दैट इज द ग्लोब्यूलर स्टेज, हार्ड स्टेज एंड मैच्योर एम्ब्रियो. ये मैंने पूरा का पूरा पाथवे आपको लिखवाया है हमारे नोट्स में, आप एक बार चेक करना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा. ओके ना. A typical dicot embryo consists of an embryonal axis and two cotyledon. ठीक, एक embryonal axis होती है, embryonal axis that is known as tigellum, और उसके दो cotyledons होते हैं. The portion of the embryonic axis above the cotyledon, जो above the cotyledon that is known as epicotyle and below the cotyledon that is known as hypocotyle. ठीक है, वहाँ epicotyle से प्रोड्यूस होगा यहाँ पर प्लीम्यूल जो कि फ्यूचर शूट होती है, और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है बिलो द cotyledon that is known as hypocotyle that terminate and its lower end in a root or root tip or the radicle. ये जो रेडिकल है ये क्या होती है, हमारी बेसिकली आप कह सकते हो फ्यूचर रूट होती है, ठीक है ना. सो रूट टिप इट इज कवर्ड विद द हेल्प ऑफ द रूट कैप. तो रूट कैप प्रेजेंट होती है, ये हमने पूरा एनाटॉमी के अंदर लास्ट 11th क्लास में पढ़ रखा है. सो एम्ब्रियो ऑफ द मोनोकॉट पोजेस ओनली वन कॉटिलिडन. मोनोकॉट्स के अंदर सिर्फ एक कॉटिलिडन होता है, और उस कॉटिलिडन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज स्क्यूटेलम. सो जो ग्रास फैमिली है, द कॉटिलिडन इज नोन एज स्क्यूटेलम दैट इज सिचुएटेड toward one side laterally present of the embryonal axis. At the lower end, the embryonal axis has a radicle and root cap enclosed in a undifferentiated sheath that is known as coleorhiza. The portion of the embryonal axis above the level of attachment of the scutellum is the epicotyle. Epicotyle has a shoot apex, have a leaf primordia enclosed in a hollow foliar structure that is known as coleoptile. तो ये सारे के सारे टर्म्स मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखे हैं, एक बार नोट्स बड़ा ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. Now proceed to the seed. In angiosperm, the seed is the final product of the sexual reproduction. It is often described as a fertilized ovule. Seeds are formed inside the fruit. Okay. A seed typically consists of seed coat, cotyledon, and embryonic axis. The cotyledon of embryo are simple structure, generally thick and swollen due to storage of the reserve food material. यहाँ पर देखना मैच्योर सीड में भी एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस, ठीक है. तो जो नॉन एल्ब्यूमिनस है उसको हम लोग एक्स एल्ब्यूमिनस भी बोलते हैं. ये कौन से होते हैं, जिसके अंदर सारा का सारा जो हमारा एंडोस्पर्म है वो कंज्यूम हो चुका होता है. सो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म, इट इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. एग्जांपल
पी एंड ग्राउंडनट, इट मीन्स ये डाइकॉट फैमिली के अंदर है, बट कुछ इसमें मोनोकॉट के भी एक्सेप्शन होते हैं। एल्ब्यूमिनस सीड कौन से होते हैं? एल्ब्यूमिनस बेटा वो सीड्स होते हैं जिनके अंदर जो सारा का सारा एंडोस्पर्म है वो कंज्यूम नहीं हुआ होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, सो नॉट कंप्लीटली कंज्यूम। The beetroot न्यूसीलस के also present. में प्रोवाइड किया है। Integments of ovule harden as tough protective seed coat. The micropyle remain as a small pore in a seed coat. This facilitated entry of the oxygen and water into the seed during the germination. तो यहाँ पर ये देख लेना, एक harder protective covering micropyle remain as एक छोटा सा पोर होता है। आप छोले चने कुछ देखोगे तो आपको एक छोटा सा पोर नजर आएगा, that is the micropyle. उससे क्या होता है, ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री होती है during the seed germination. As the seed mature, water content is reduced and seed become relatively dry. तो जो जनरली मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाती है, एम्ब्रियो में एंटर इनटू अ डोरमेंसी स्टेट, ठीक है, इनएक्टिव स्टेट में आता है, डोरमेंसी में। फेवरेबल कंडीशन में जैसे ही होगा तो मतलब अपना जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देता है, जैसे उसको प्रॉपर सीड मिले, वाटर मिलेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा उसको, और एब्जॉर्ब करने के बाद में सीड का जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। As ovule mature into seed and ovary develop into seed, that is the transformation of the ovule into seed and ovary into fruit proceeds simultaneously. The wall of the ovary become develop into the wall of the fruit. जो ओवरी की वॉल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट वॉल में, एंड दैट फ्रूट वॉल इट इज नोन एज पेरिकार्प। ये तीन होती है हमारी, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में क्लास 11 मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ चुके हैं। तो जो फ्रूट्स होते हैं मे बी फ्लैशी, ठीक है, लाइक गुआवा, ऑरेंज, मैंगो एक्सेट्रा, और इट मे बी ड्राई, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, ये किसी भी तरीके की कैटेगरी होती है। मैनी फ्रूट हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म ऑफ द डिस्पर्सल ऑफ द सीड, ठीक है, रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्रूट एंड द डिस्पर्सल मैकेनिज्म दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस। इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी एंड द नंबर ऑफ सीड प्रेजेंट इन अ फ्रूट? यस, ओके ना। In most plant, by the time the fruit develop from the ovary, other floral pile degenerate and fall off. However, in a few species such as apple, strawberry, cashew nut, जो usually fruit का development कहाँ से होता है? ओवरी से होता है, बट कई बार ऐसा होता है other than ovary, like thalamus हो गए, integments हो गए, इनसे भी, ठीक है, कुछ फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, लाइक एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशियो। बेटा ये आपके एग्जांपल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट, दैट सच टाइप ऑफ द फ्रूट दे आर टू बी नोन एज फॉल्स फ्रूट, ओके। मोस्टली फ्रूट जो होते हैं वो ओवरी से डेवलप होते हैं, उनको हम लोग ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं। ऑल्दो इन मोस्ट स्पीशीज fruit are the result of the fertilization, there are few species in which फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, उस कैटेगरी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज पार्थिनोकार्पिक। और जो नेचुरल पार्थिनोकार्पिक दैट इज सीन इन द बनाना, ओके ना। इट इज इंड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, कौन से? एब्सिक एसिड हो गया, ठीक है, सॉरी ऑक्सिन्स हो गए, इथाइलिन हो गए, ओके ना। एंड फ्रूट सच दे आर सीडलेस। सो सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेज टू द एंजियोस्पर्म। फर्स्ट, यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। Since a reproductive process such as pollination and fertilization are independent of the water, seed formation are more dependable. Also, seeds have better adaptive strategy for the dispersal of the habitat and help the species to colonize the area. ये आपके बड़ा बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ओके ना। As they have sufficient food reserve, young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis on their own. The hard seed coat provide protection to the young embryo. Being product of the sexual reproduction, they generate new genetic combination leading to the variation. Okay ना? So seeds are the basic ऑफ आर एग्रीकल्चर, ये मैंने लिखवाया, डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी दोनों अलग अलग लिखवा रखे हैं। मैच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर द स्टोरेज ऑफ द सीड व्हिच कैन बी यूज्ड एज फूड थ्रू आउट द ईयर व्हाइल रेज क्रॉप इन द नेक्स्ट ईयर। सो कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ द सीड? बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, और इन द प्रेजेंस ऑफ द सीड व्हिच जर्मिनेट स्ट्रे अवे सून आफ्टर द फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड। सो हाउ लॉन्ग डू यू सीड रिमेन अलाइव? इनकी अलग अलग वायबिलिटी होती है, दैट इज नोन एज सीड वायबिलिटी, ठीक है। सो दिस पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली। In a few species, the seed lose viability within few months. Seeds offer large number of the species for several years. Some seeds can remain alive for 100 of years. There are several records for, यहाँ से आप देखना, the oldest is a lupine, that is the Lupinus articus, excavated from the Arctic tundra. The seed germinated and flower
after an estimated record 10,000 year of a dormancy. तो ये हमारा क्या है, this is the oldest viable seed. A recent record 2,000 year old viable seed, that is the date palm, Phoenix dactylifera, discovered in the King Herod's palace near the Dead Sea. After completing the brief account of the sexual reproduction of flowering plant, it would be worth attempting to comprehend the enormous reproductive capacity of some flowering plant by asking the following question: how many eggs are present in an embryo sac, how many embryo sacs are present. तो इनको क्वेश्चंस को एक बार आप लोग बेटा देख लेना, ठीक है ना. Now last topic, that is the apomixis and polyembryony. Okay, so, in general, the product of fertilization of few flowering plants, such as some species of Asteracean grasses, have evolved a special mechanism to produce seed without fertilization. This is known as apomixis. What is fruit production without fertilization? That is known as surely parthenocarpy. So, apomixis क्या है? Asexual reproduction that mimics sexual reproduction. ये line काफी important है. There are several ways of developing apomictic seed. In some species, the diploid egg cell is formed without reduction division and develop into an embryo without fertilization. More often, as in citrus, mango variety, some of the nuclear cells surrounding the embryo sac start dividing, protrude into the embryo sac and develop into embryo. In such species, each ovule contain many embryos. तो बहुत सारे embryo जो बनते हैं उस process को हम लोग क्या बोलते हैं? That is known as polyembryony. So hybrid variety of the several of fruit and vegetable crops are being extensively cultivated. Cultivation of hybrid tremendously increase productivity. One of the problem of the hybrid is that the hybrid seeds have to be produced every year. If the seed collected from the hybrid are sown, the plant in the progeny will segregate and do not maintain hybrid character. Production of the hybrid seed is costly and hence the cost of the hybrid seed become too expensive for the farmer. If these hybrids are made into the apomictic, there is no segregation of the character into the ये, ठीक है. तो बेटा इसको एक बार देख लेना. दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा दैट इज द एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी. तो यहाँ पर इफ दिस हाइब्रिड्स दे आर मेड इनटू एपोमिक्टिक, देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ द कैरेक्टर. Then the farmer can keep on using the hybrid seed to raise new crop year after year, and he does not have to buy hybrid seed every year because of the importance of the apomixis and hybrid seed industry. Active research is going on many laboratory around the world to understand the genetics of apomixis and to transfer apomictic gene into hybrid variety. So beta, this is all about NCERT reading of chapter number 1, that is the sexual reproduction in flowering plant. So in next class we will start principle of inheritance and variation. Till then, thank you so much. Take care all of you. बेटा अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बढ़िया से रहो. सारे जो भी कोई आपको डाउट है आप उनको क्लियर करो. एंड अगर कोई चीज आपको लगती है कि नहीं समझ में आ रही, मेरे को बेटा आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना. अच्छा लगे तो लाइक करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, सो थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑल ऑफ यू. बाय.